गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग क्या देखेंगे, यूजीसी नेट का में क्या होता है, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन है और उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वह 50 क्वेश्चन जो होगा वह 10 यूनिट में बटा होता है। तो उन्हीं 10 यूनिट में से क्वेश्चन आते हैं जिसमें सबसे पहला होता है, उसका क्या नाम है, उसका नाम होता है शिक्षम अधिगम, यानी उसको क्या कहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब कि कैसे पढ़ाया जाए उससे संबंधित होता है। तो उसी कड़ी में आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाली एग्जाम में होगा तो इन्हीं में से आ जाएगा। तो देखते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य है, उसका संबंध किससे होगा, तो सूचनाओं, ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से। यानी ज्ञान देना है, मतलब क्या करना है कि किसी को उपदेश देना है। सिंपल सूचना डाटा बता दीजिए, उसको ज्ञान दे दीजिए, अपना अनुभव बता दीजिए तथा जो तथ्य है, जो फैक्ट है, उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। बस यही हो गया, यानी यह ज्ञानात्मक उद्देश्य है। शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण, तो यह ज्ञानात्मक तो है नहीं, ये तो प्रेडिकल हो गया, लैब हो गया। रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों के विकास से संबंधित, वो तो दर्शन शास्त्र में आएगा। तो ये क्या होगा, यह सूचियों, ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से संबंधित, यानी पहले का ए। दूसरा, निम्न में से भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के स्तर कौन से हैं। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के स्तर कौन से हैं बताइए। पहला है आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया, संयोजित करना। दूसरा है मूल्यांकन, संश्लेषण, ज्ञान, ज्ञान उपयोग, विश्लेषण, बोध, हस्त कौशल, प्रकृतिकरण, प्रतिरूपता। तो बताना है आपको भावात्मक ज्ञान क्षेत्र का स्तर कौन सा है, गेस कीजिए। तो इस दूसरा है, इसका आंसर आपका कौन होगा, तो केवल इसमें एक है, यानी आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया और संयोजित करना। यह किसका है, तो भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के स्तर हैं। कौन कौन, आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया और संयोजित करना। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था में संपन्न होने वाली प्रमुख प्रक्रिया है। कौन कौन, शिक्षण से पहले, यानी टीचिंग से पहले क्या करेंगे, शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे, पाठ्य पुस्तक के संबंध में निर्णय लेंगे, प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करेंगे। ये सब के सब आवश्यक है, यानी उपयुक्त सभी। निम्नांकित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है बताइए। लर्निंग का इसमें से कौन सा परिणाम नहीं है, उसका रिजल्ट नहीं है। अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान, परिपक्वता, यानी कोई सीख जाएगा, इसमें से कौन है जो उससे का परिणाम नहीं है, मतलब गेस कीजिए। तो जो चौथा है इसका आंसर यहाँ देखिए, सीखेंगे तो अभिवृत्ति आ जाएगी, संकल्पना भी हम लोग सोच भी सकते हैं, ज्ञान भी आ जाएगा, लेकिन परिपक्वता तो यह प्रयोग यानी जो व्यवहारिक ज्ञान होगा समय के साथ ही आती है। अध्ययन करने वाला निम्नलिखित किस अन्य नाम से जाना जाता है। जो अध्ययन करने वाला है वह स्टूडेंट, शिक्षार्थी, लर्नर है या अध्येता है, तो मेरे हिसाब से तो सब होगा डी। निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण का प्रमुख दायित्व होता है। क्या कह रहा है, तो निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण यानी लर्निंग का मुख्य दायित्व क्या होगा। हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति, यानी हम लोग इसको पढ़ाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात हो रही है। तो जो शिक्षण है इसका प्रमुख दायित्व बताइए। छात्रों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना, छात्रों की व्यक्तिगत व्यवहार संबंधी सूचनाओं को संकलित करना, कार्य विश्लेषण करना या इनमें से कोई नहीं। तो निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण का प्रमुख दायित्व क्या है, तो इनमें से कोई नहीं, ये सब काम शिक्षण का नहीं है। यानी व्यवहार, छात्रों के व्यक्तिगत व्यवहार और कार्य विश्लेषण, इसे तो कोई टीचर को डायरेक्ट तौर पर कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो तो क्लास में है, लेकिन आगे देखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध किससे है, शारीरिक योग्यता से नहीं,
मानसिक योग्यता से ही ज्ञानात्मक योग्यताओं का संबंध होना चाहिए या गामक योग्यता से? तो इसका उत्तर होगा मानसिक योग्यताओं से किसका संबंध है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? याद कर लीजिए, शिक्षण सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग जेम्स ब्रूनर ने किया था। क्या नाम है? जेम्स ब्रूनर। किस सिद्धांत द्वारा शिक्षार्थी श्रोता के स्थान पर प्रतिभागी होते हैं? यानी किस सिद्धांत में शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट श्रोता के स्थान पर प्रतिभागी हैं, यानी कि वो सुन नहीं रहे हैं, वो अब कॉम्पिटिट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर हो गए हैं, यानी कुछ करके सीखेंगे तब ना, मतलब क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। यह सही है, 9 में का ये। शिक्षण के किस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है? रुचि का विकास कैसे होगा? जब वह प्रयोग करेगा या कोई काम करेगा या किसी को करते हुए देखेगा, यानी प्रेरणा का सिद्धांत। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध मस्तिष्क से होता है। तो किससे होगा? तो 11 का ये सही है। आगे देखिए, 12 में क्या है? औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक है। अगर औपचारिक शिक्षा होगा तो उसका प्रभावी घटक क्या होगा? तो औपचारिक शिक्षा का सबसे प्रभावी घटक अनुदेशन होता है। क्या? अनुदेशन। और शिक्षण की अवस्था है पूर्व तत्परता अवस्था, अंतः प्रक्रिया अवस्था, तो शिक्षण तत्परता के पश्चात की अवस्था, यानी शिक्षण मतलब टीचिंग। तो यह उपरोक्त तीनों अवस्थाएं। तो शिक्षण की अवस्था क्या है? तो शिक्षण की अवस्था, ये तीनों अवस्था शिक्षण की अवस्था है। बालकों में शोध प्रवृत्ति विकसित करने के लिए विज्ञान के विषयों के अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए। उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए ताकि वे आसपास की दैनिक जीवन की वस्तुओं की समानता व तुलना करने की आदत विकसित कर सके। उन्हें यह बताएं कि शोध कार्य करने पर उच्च डिग्री, नाम व पुरस्कार मिलेगा। उन्हें बड़े बड़े शोधकर्ता की कहानियाँ सुने। बताइए, बालकों में शोध प्रवृत्ति कैसे विकसित होगा? सिंपल बात है, उसके लिए उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाएगा ताकि वे आसपास की दैनिक जीवन की वस्तुओं की समानता व तुलना करने की आदत विकसित होगी, तो अपने आप ही शोध प्रवृत्ति उनमें विकसित हो जाएगा। आगे देखिए, 15 में शिक्षण क्रियाओं का महत्व है। जो शिक्षण क्रिया है इसका महत्व क्या होगा? अध्यापकों द्वारा कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व तथा बाद में की जाने वाली संपूर्ण क्रियाओं का ज्ञान। अध्यापकों द्वारा अपने शिक्षण कौशलों में अपेक्षित सुधार। अध्यापकों के द्वारा शिक्षण चरों का उत्तम ज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? तो शिक्षण क्रियाओं का महत्व है, यानी जो ये सब है यह पूरे यह फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब इसमें उत्तर इसका क्या होगा? डी। क्यों? क्योंकि शिक्षण जो क्रिया है तो बहुत ही व्यापक है और यहाँ पर तो कुछ कुछ इसको लिमिटेड कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया शिक्षण की पूर्व तत्परता से संबंधित नहीं है? यानी कि शिक्षण से पूर्व की जो तत्परता होगी बाकी 3 संबंधित होंगे। तो 16 का क्या होगा? तो देखिए यहाँ, छात्रों से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पूछना, यह शिक्षण पूर्व यानी उससे पहले की नहीं। तो शिक्षा जब पढ़ाएंगे उसके बाद ना पूछेंगे प्रश्न। यह शिक्षण पूर्व तत्परता से संबंधित नहीं, यानी शिक्षण की युक्तियों एवं प्रविधियों संबंधी निर्णय लेना, शिक्षण पाठ्य वस्तु के लिए युक्तियों का विकास करना, प्रस्तुतिकरण की क्रमबद्ध व्यवस्था करना, यह शिक्षण प्रक्रिया की पूर्व तत्परता संबंधी कार्य होते हैं। लेकिन छात्रों से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पूछना, यह तो पहले हम पढ़ाएंगे उसके बाद में पूछेंगे। और यहाँ क्या था? शिक्षण क्रियाओं का महत्व हो गया। आगे देखिए, 17 उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो व्याख्यान के दौरान प्रश्न के लिए छात्रों को प्रेरित करना। यही मतलब हायर एजुकेशन में क्या होगा? प्रोफेसर लोग लेक्चर देंगे तो व्याख्यान के दौरान प्रश्न के लिए छात्रों को प्रेरित करेंगे। तो उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका है? अनुभव से ही मनुष्य क्या होगा? मैच्योर बनता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन नाम क्या याद कर लीजिए, गेट्स महोदय। किनका? गेट्स महोदय का है।
19। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण के समान सूत्र बताए थे? किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा शिक्षा शास्त्री के शिक्षण के समान सूत्र, यानी जो टीचर का ट्रेनिंग होगा उसका समान सूत्र किसने बताया था? इनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। शिक्षण चरों के कार्य हैं। तो शिक्षण चर हैं, चरों, इसके कार्य क्या क्या हैं? तो शिक्षण जो चर हैं इसके कार्य उपचारात्मक, निदानात्मक, मूल्यांकन, यानी समस्या का उपचार किया जाएगा, फिर उसका निदान होगा और उसका अंत में इवैल्यूएशन भी हो जाएगा, यानी ये सभी उसके कार्य हैं। आगे देखिए, बोध यानी कंप्रिहेंशन के अंतर्गत आने वाले अधिगम बिंदु कौन से हैं? किसके? बोध के अंतर्गत। अनुवाद करना, व्याख्या विवेचना करना या वैयाकरण करना। तो इसमें से कूट दिया हुआ है, मिलाकर बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। इसमें जो बोध है इसका मतलब होगा कि व्यक्ति समझ गया है, मतलब उसका दिमाग में पहले तो याद होगा स्मृति, लेकिन स्मृति का ये अगला कड़ी होता है स्टेज बोध। तो इसमें अनुवाद भी कर सकता है, वह व्याख्या और विवेचना भी कर सकता है और व्यतिकरण भी करेगा वो, यानी डी होगा। निम्न में से कौन उच्च शिक्षा से संबंधित ओरिएंटेड कोर्सेज या ओरिएंटेड कार्यक्रम है? उच्च शिक्षा से संबंधित तो शेयर मार्केट कोर्सेज, एनिमेशन, विदेशी भाषा कोर्सेज, जो हायर एजुकेशन में, तो इस इलाका तो बहुत इसका ब्रॉड होगा, यानी इसमें सब आएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ देखिए, ओरिएंटेड कार्यक्रम अल्पकालिक व बेहतर रोजगार उन्मुखी नहीं होते हैं। पारंपरिक कार्यक्रमों में कॉलेजों व महाविद्यालयों में संचालित समान शिक्षण प्रणाली व प्रबंध को शामिल किया जाता है। गैर पारंपरिक कार्यक्रमों में तकनीक आधारित एवं जल्द स्मरणशील बनने वाले पाठ्यक्रमों को समाहित किया जाता है। जो ओरिएंटेड कोर्स हैं क्या हुए? अल्पकालिक तो होंगे, लेकिन क्या हुए? बेहतर रोजगार उन्मुखी नहीं होते हैं। बोलिए, तो 30 का बी सही बात है, क्योंकि वह एक स्पेशल क्षेत्र के लिए होगा, यानी यह इस बेरोजगार उन्मुखी नहीं होता है, रोजगार न देगा। जो पहले से ही लोग लगे हुए हैं उन्हीं को वह प्यूरिफाई करता है। और पारंपरिक कार्यक्रमों में कॉलेज व महाविद्यालयों में संचालित समान शिक्षण प्रणाली व प्रबंधन को शामिल किया जाता है। और गैर पारंपरिक कार्यक्रमों में तकनीक आधारित एवं उच्च स्मरणशील बनने वाले पाठ्यक्रमों को समाहित इसमें नहीं किया जाता है। शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या होगा? शिक्षण का केंद्र बिंदु तो लर्नर होगा, मतलब स्टूडेंट की बात है तो शिक्षण का जो केंद्र बिंदु है वह अधिगम करता, यानी स्टूडेंट की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक अधिगमकर्ता को प्रेरित करने हेतु अपनाया जाता है? अधिगमकर्ता को प्रेरित करने के लिए क्या करेंगे? उसको प्रेरित करना है, उसको दंड देंगे, जुर्माना देंगे, आलोचना नहीं, उसको प्रशंसा करेंगे, यानी 25 का ए, तभी ना स्टूडेंट प्रोत्साहित होगा, कुछ करेगा। नहीं तो ये तो दंड जुर्माना है तो पुलिस का काम है, टीचर का काम थोड़े है। निम्न में से कौन सा एक सैद्धांतिक निर्माण का सिद्धांत है? बताइए, सैद्धांतिक निर्माण का सिद्धांत, इसको कमेंट कीजिएगा। इसके बाद 26 से 50 तक अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब